नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल ऐलान होगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, चुनाव आयोग ने जानकारी दी है। दोपहर 3 बजे शेड्यूल जारी किया जाएगा। चुनाव की तारीखों के बाद आचार संहिता भी लग जाएगी। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल ऐलान होगा। चुनाव आयोग की ओर से ये जानकारी दी गई है। दोपहर 3 बजे पूरी तरह से शेड्यूल जारी किया जाएगा। शेड्यूल जारी करने के बाद चुनाव की तारीखों के बाद यहां पर आचार संहिता भी लगेगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल ऐलान किया जाएगा और इसी बीच आपको बता दें कि ऐलान के बाद आचार संहिता भी लगेगा। तो हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, चुनाव की तारीखों का कल ऐलान होगा और आचार संहिता भी लग जाएगी। निश्चित रूप से देखिए, कल 3 बजे का समय है और क्योंकि अब जो चुनाव आयोग है पूरी तरह से तैयारियां उनकी तरफ से की जा चुकी हैं। इस बात को पहले ही ये तय माना जा रहा था, जो सूत्र थे लगातार इस बात को कह रहे थे और जानकार भी इस बात को कह रहे थे, क्योंकि समय अब बेहद कम है और ऐसे में जो चुनाव के लिए जो आचार संहिता है वो कभी भी लग सकती है। तो 16 तारीख का समय जो है वो सभी की तरफ से ये कयास लगाए जा रहे थे कि 16 नहीं तो 17 तारीख को जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से की जा सकती है। और अब नोटिफिकेशन जो है ये जारी हो गई है। कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो तय माना जा रहा है कि आचार संहिता जो है वो अब लग जाएगी। और आदर्श चुनाव आचार संहिता जो है जब लगती है उसके बाद से जिस तरह से प्रक्रिया रहती है चुनावों की, उसका आगाज यहां पर हो जाता है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो देखिए, यहां पर 4 सीटें हैं लोकसभा की। आम चुनाव होने हैं, इसको लेकर पहले से ही सभी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 2 ही राजनीतिक पार्टियां हैं जो इसमें भाग लेती हैं। क्षेत्रीय पार्टियां कोई और बहुत ज्यादा यहां पर जो है उनके अनुभव ऐसे सही नहीं रहे हैं। तो ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला इस बार देखा जा रहा है। 4 सीटें हिमाचल प्रदेश में है, जिनमें सबसे पहले शिमला है, फिर उसके बाद मंडी है, हमीरपुर है और कांगड़ा है। इन चारों ही सीटों पर शुरुआत से ही हम देखें तो जिस तरह से देखा जा रहा था, अभी अगर पिछले चुनावों की हम खास तौर पर बात करें तो 3 सीटें जो है वो भाजपा के पास रही हैं, जिनमें से एक सीट जो है मंडी की उस पर कांग्रेस काबिज रही है। यानी वहां पर उपचुनाव हुआ था और उसके बाद जो प्रतिभा सिंह वहां पर जो है वो सांसद बनकर संसद में गई थी। तो ऐसे में चारों सीटों पर जो है वो इस तरह इस बार के जो गणित है वो ये कहते हैं कि पहले प्रत्याशियों का जो है उनकी घोषणा यहां पर पार्टियां करें, उसके बाद ही ये तय बता पाएंगे, जानकार भी ये तय बता पाएंगे कि किस तरह का मुकाबला यहां पर रहेगा। तो भाजपा ने सबसे पहले पहल करते हुए यहां पर 2 जो सीटें हैं उसके ऊपर अपने प्रत्याशियों की घोषणा यहां पर कर दी है, जिनमें से अगर सुरेश कश्यप की बात करें तो वो शिमला संसदीय सीट से एक बार फिर से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। इससे पहले भी वो जो है यहीं से सांसद रहे हैं, शिमला से ही। तो इसके अलावा हमीरपुर, क्योंकि हॉट सीट इस बार इसे जो है वो माना जा रहा था कि इस बार अनुराग ठाकुर जो है क्या उनका टिकट बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, तो अब उनके ऊपर भी भरोसा जो है वो जताया गया है। और तय माना जा रहा है कि जो जानकार भी ये राजनीतिक जानकार भी ये बात कहते हैं कि जो अगर अनुराग ठाकुर को वहां से उतारा जाता है तो वो सीट जो है वो भाजपा के खाते में ही जाएगी, क्योंकि केंद्र में मंत्री हैं, युवा है और ऐसे में बड़ा नाम जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उनको माना जाता रहा है। तो इसके अलावा अगर हम मंडी की बात करें तो अभी वहां पर संशय बरकरार है कि कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी कौन हो सकता है। क्या प्रतिभा सिंह जो है वो चुनावी रण में एक बार फिर से उनको जो है वो प्रत्याशी बनाया जा सकता है, क्योंकि मौजूदा सांसद है। इसी तरह से अगर कांगड़ा की बात करें तो वहां भी असमंजस की परिस्थितियां बनी है, क्योंकि अभी कृष्ण जो कुमार हैं उनको वहां से जो है वो इस समय सांसद जो है वहां से अभी चल रहे हैं। तो अब जो चुनाव होने हैं तो चुनावों में क्या रिपीट किया जाता है या फिर चेहरा जो है वो भाजपा की तरफ से बदला जा सकता है। कांग्रेस की तरफ से यहां पर बड़ा चेहरा कौन हो सकता है, इसको लेकर भी कई तरह की चीजें जो है वो चर्चाओं में यहां पर चल रही हैं। फिलहाल 4 सीटें हैं और चारों पर भी ये मुकाबला जो है वो कोई सीधा मुकाबला जो है वो ऐसा नहीं माना जाए, अगर हमीरपुर को छोड़ दें तो। इसके अलावा भी क्योंकि हमीरपुर में अगर अभी तक की हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से रामलाल ठाकुर जो कि बिलासपुर जिला से आते हैं, नैनादेवी के कई बार विधायक रह चुके हैं, हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम जो है उनको कहा जाता है। तो रामलाल ठाकुर हो सकता है कि कांग्रेस इस बार भी उनके ऊपर दाव खेले या फिर कोई और नया चेहरा जो है वो कांग्रेस तलाश कर यहां पर ला सकती है। इसके ऊपर अभी जो है वो रणनीति कांग्रेस की तरफ से बन रही है। फिलहाल भाजपा और कांग्रेस
ये दोनों ही दल जो है अपनी अपनी रणनीति यहां पर बना रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर देखा जा रहा है, लगातार जो ग्रास रूट के जो कार्यकर्ता रहते हैं या बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता रहते हैं उनको जोड़ने की यहां पर बात की जा रही है। तो क्या वो फलीभूत होगा? क्या इस बार चुनावों में जो है भाजपा जीतकर सामने आएगी, चारों सीटों पर कब्जा करेगी, या फिर कांग्रेस के हाथ जो है ये सीट रहेगी? क्योंकि प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार है, तो ये तय माना जा रहा है कि तय माना जाता है कि जिसकी भी सरकार रहती है दबदबा जो है वो उसी पार्टी का ज्यादातर सीटों पर रहता है। लेकिन पिछले 2 बार के चुनावों में अपने आप में बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से सियासी हलचल देखा जा रहा है हिमाचल में, जिस तरह से घटनाक्रम बीते दिनों घटी है, उसको लेकर भी यहां पर कांग्रेस को सीट यहां पर देखना होगा कि कांग्रेस किस तरह से चुनावी मैदान में आती है। तो उसी तरह से आपको बता दें कि बीजेपी किस तरह से अपनी सीट को बताती है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहां पर छोटे सा ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए जनता टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुक करेंगे, एक बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ा अपडेट। एमएलए आशीष शर्मा, पूर्व आईएएस राकेश शर्मा की आज पेशी होगी। आज थाने में पेश की आदेश दिए गए हैं। बागी एमएलए के पिता और निर्दलीय एमएलए पर एफआईआर का ये पूरा मामला बालूगंज थाना में दोनों पेश होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सरकार गिराने के षड्यंत्र का गंभीर आरोप है। विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल का भी आरोप है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा शिमला से जुड़ चुके हैं। रॉबिन, जिस तरह से यहां पर एमएलए और उनके बेटे को आज पेशी होनी है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए हिमाचल सरकार में सीपीएस संजय अवस्थी और भुवनेश्वर गौड़ की ओर से शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा, जो पूर्व में चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, उत्तराखंड में आईएएस अधिकारी रहे हैं, उनके खिलाफ पूरा मामला दर्ज किया गया था। तो आज उसको लेकर जो है पहले उच्च न्यायालय की ओर से इसमें जो है राहत दी गई थी उन्हें, और अग्रिम जमानत जो है दी गई थी। इसके साथ ही जो हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिए गए थे कि वो जांच में सहयोग करें, और उसी को लेकर आज यहाँ उन्हें पेश होना था। हालांकि सुबह से लेकर उनका यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में बालूगंज थाने के बाहर सुबह से लेकर जो है हलचल बनी हुई है और इंतजार किया जा रहा है कि कब दोनों जो आरोपी हैं वो यहाँ आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। हाईकोर्ट ने इसी आदेश के साथ उनको अग्रिम जमानत दी थी कि वो जांच में पूरी तरह से सहयोग करें। अब पूरा मामला देखें तो इनमें तकरीबन 2 धाराएं, आईपीसी की धारा 171 सी और ई के तहत जो है मामला दर्ज किया गया है, और इसके अलावा पीसी एक्ट 7 और 8 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 120 बी के तहत भी इन दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बड़ा मामला यह है कि दोनों को खरीद फरोख्त में शामिल होने और सरकार गिराने के षड्यंत्र को लेकर जो है पूरी एफआईआर दर्ज की गई थी भुवनेश्वर गौड़ और सीपीएस संजय अवस्थी की ओर से इस पूरे मामले में। जी रॉबिन, सबसे बड़ा सवाल ये अपने आप में कि क्या इससे पहले भी पेशी के लिए कोई नोटिस दिया गया था? अगर आज वो पेश होंगे तो कितने बजे तक का ये समय है जब तक वो पेश हो पाएंगे? देखिए बिल्कुल, अग्रिम जमानत जब हाईकोर्ट की ओर से दी गई थी इन दोनों आरोपियों को, तो आज के लिए यानी कि 15 तारीख आज है, आज के लिए इन्हें पेश होने के आदेश दिए गए थे। हालांकि अभी तक जानकारी यह है कि अभी वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सुबह से लेकर उनका इंतजार किया जा रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि किस माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से या खुद आकर वो यहाँ उपस्थित होते हैं, किस तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़ता है, ये अभी देखना होगा। क्योंकि इसके बाद जो भी फैसला है वो आज की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही इसमें कुछ आगे का फैसला होगा कि इसमें उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करेगा या विधायकों की ओर से कोई इसमें कार्रवाई की जाएगी, आगे बढ़ा जाएगा। तो तमाम चीजों को लेकर अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि कुछ भी कहना इस मामले में अभी फिलहाल जल्दीबाजी होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रविंद्र शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि एमएलए आशीष शर्मा की आज पेशी है। आपको बता दें कि खरीद फरोख्त से लेकर के सरकार गिराने तक के ये गंभीर आरोप इनमें लगाया गया है। आपको बता दें कि आज बालूगंज थाना में इनका पेशी है। सरकार गिराने के षड्यंत्र का गंभीर आरोप लगाया गया है।
कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शहरी विकास विभाग के अधिकारियों के साथ शिमला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों को लेकर रिव्यू मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि प्रदेश सरकार की ओर से इस बार के बजट में मल्टी मानदेय बढ़ाया गया है और आने वाले समय में प्रदेश की सरकार की ओर से इनके लिए एक नीति बनाई जाएगी। वहीं उन्होंने कहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि जब उन्होंने बजट का रिप्लाई दिया तो उसमें खास करके पीडब्ल्यूडी के मल्टीटास्क वर्कर्स का मानदेय बढ़ाने का उन्होंने फैसला लिया। उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और आने वाले समय में निश्चित तौर से मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह सकता हूं कि हम मल्टीटास्क वर्कर्स के लिए इन द टाइम्स टू कम पॉलिसी बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे। मगर इमीडिएटली अभी जो हमारा कंसर्न था वो उनका मानदेय बढ़ाने का था, जो हमने इस बजट में मुख्यमंत्री जी ने उसको बढ़ाने की जो है ऑफिशियल अप्रूवल जो है वो दे दी है। पोस्ट कोड 817 जिसके ऊपर फैसला लिया गया, सबने ये रखा गया कि जो हमारे 7 पोस्टें हैं उनको खाली रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश का जो नया बोर्ड बना है, राज्य चयन आयोग है, उसके माध्यम से इसकी भर्ती की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। मगर उसमें यह भी कंडीशन रखी गई है कि इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। अगर कोई भी अभ्यर्थी इसमें आने वाले समय में इन्वेस्टिगेशन में संलिप्त पाया जाता है तो उसकी अगर उनको नौकरी मिलती है तो उसको जो है वो विड्रॉ किया जाएगा और जो भी बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं सरकार की ओर से, सैलरी या उसमें डियरनेस अलाउंस या जो भी है, उसको जो है वो वापस लिया जाएगा। कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम राजनीतिक रूप से जब मैदान में उतरेंगे तो जिस तरीके से हमने पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी को जिताने में हम सबका योगदान रहा है, समर्थन रहा है, उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। और कांग्रेस की जो CWC है, आपकी CEC है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, वहां से जो है वो आपके प्रत्याशियों का चयन होगा जो आने वाले समय में होगा और उसके बाद फिर जो है आगे की कार्रवाई वो शुरू होगी। तो वैसे ही हर चीज को हम पूरा कर रहे हैं। जो 1500 रुपए की बात है उसको भी हमने मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इसको पूरा करने के लिए एक मजबूत कदम उठाया है और आने वाले समय में और भी जो हमने बातें कही है उनको चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के करीबी सीताराम शर्मा को मार्केटिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। उपायुक्त कार्यालय में डीसी सिरमौर सुमित खमटा की अध्यक्षता में ये चुनाव संपन्न हुए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष सीताराम शर्मा ने अध्यक्ष चुने जाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान समेत सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि जिला सिरमौर के किसानों को अधिक से अधिक कमेटी से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। मार्केटिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में जो है ये जिम्मेदारी सौंपी। मैं इसके लिए हिमाचल सरकार का और अपने इन सभी जो मेंबर हमारे नियुक्त हुए हैं इन सब का जो है दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे चेयरमैन के लिए, वाइस चेयरमैन के लिए, मार्केटिंग कमेटी चेयरमैन के लिए अपना समर्थन दिया। इसके साथ ही जो है हम चाहेंगे कि जिला सिरमौर में जितने भी हमारे कमेटीज हैं मार्केटिंग के जो हमारे बने हैं उसमें जो है हम कृषि को कैसे ज़्यादा उसके साथ जोड़ें कि जो प्रोड्यूसर है वो हमारे जो है इस मार्केटिंग कमेटी का जो है फ़ायदा उठा सकें और हम नए तरीके से जो है हम डिजिटल मार्केटिंग कराना चाहते हैं सिरमौर में। और अभी मुझे इसका बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हम इसका स्वरूप बदलना चाहते हैं। धन्यवाद। तो एक बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। ऊना दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ऊना चंडीगढ़ इंदौर एक्सप्रेसवे को रवाना किया है। सप्ताह में 2 बार ऊना से ये ट्रेन चलेगी, जिससे यात्रियों को काफी लाभ पहुंचेगा। एमएलए सतपाल सतीश समेत कई विधायक भी यहां पर मौजूद रहे। ऊना दौरे पर है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और आज हरी झंडी दिखाकर यहां से ट्रेन का उन्होंने रवाना किया है। सप्ताह में 2 बार ऊना से ट्रेन चलेगी और इससे यात्रियों को काफी लाभ पहुंचेगा।
के बीच में एक नई रेल सेवा की शुरुआत हुई है। ऊना से लेकर इंदौर तक की ये ट्रेन ऊना से जब चलेगी तो आगरा भी जाएगी, वृंदावन मथुरा भी जाएगी, ग्वालियर, महाकाल लोक और फिर जो हमारे उज्जैन में है और फिर इंदौर तक की ट्रेन जाएगी। एक बहुत बड़ी सुविधा, एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी ने दी है। मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। पूर्व सैनिकों की मांग थी कि ECHS गगरेट में और भोरंज में खोला जाए। हमने दोनों जगह की मंजूरी करा दी है। ECHS पॉलीक्लिनिक हमने गगरेट के लिए भी और हमने भोरंज के लिए भी मंजूर करा दिया। इसके लिए मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हिमाचल के 5 लाख को तो दे नहीं पाए, देश के 5 करोड़ कहाँ से देंगे? हिमाचल की बहनों को 1500 रुपये दे नहीं पाए तो देश की बहनों को कहाँ से देंगे? ये वो कांग्रेस है जो चुनाव से पहले फॉर्म भरवाती है और बाद में कूड़ेदान में फेंक देती है। इन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले भी भरवाए थे, कूड़े में फेंके। अब लोकसभा के चुनाव आए, फिर फॉर्म भरवाएंगे, फिर कूड़ेदान में फेंकेंगे। बीजेपी ने हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों में से 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति ने चारों सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों का पैनल तैयार कर हाईकमान को भेज दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने इनमें से 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि पार्टी ने हमीरपुर लोकसभा सीटों के लिए अनुराग ठाकुर को कैंडिडेट बनाया है। ठाकुर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, खेल व युवा सेवाएं मंत्री। 24 अक्टूबर 1974 को हमीरपुर में हुआ जन्म। हिमाचल के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के पुत्र हैं अनुराग। जालंधर के दोआब कॉलेज से की BA। पहली बार मई 2008 में बीजेपी से लोकसभा के लिए चुने गए। संसदीय सीट हमीरपुर से लगातार जीते पिछले 4 चुनाव। 14वीं, 15वीं, 16वीं और 17वीं लोकसभा के सदस्य हैं अनुराग। 20 जनवरी 2019 को संसद रत्न सम्मान से सम्मानित हुए। वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री के रूप में किया काम। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। 25 साल की उम्र में बने सबसे कम उम्र के अध्यक्ष। 2010 में बने अखिल भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष। नवंबर 2000 में जम्मू और कश्मीर के खिलाफ खेला था रणजी ट्रॉफी मैच। भारतीय जूनियर क्रिकेट टीमों के चयन के लिए 2001 में युवा राष्ट्रीय चयनकर्ता बने। हिमाचल प्रदेश राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ के महासचिव बने। हॉकी हिमाचल प्रदेश के महासचिव रहे। भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यकारी सदस्य रहे। BCCI के संयुक्त सचिव रहे और 22 मई 2016 को BCCI के अध्यक्ष बने। अनुराग 34वें और दूसरे कम उम्र के अध्यक्ष बने। जुलाई 2016 में प्रादेशिक सेना का हिस्सा बनने के बाद कैप्टन के पद पर पदोन्नत हुए। सुरेश कश्यप सांसद शिमला। 23 मार्च 1971 को सिरमौर के पपलाहन गांव में हुआ जन्म। BDC के चुनाव से शुरू किया राजनीतिक सफर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सराहा से प्राप्त की उच्च शिक्षा। 24 अप्रैल 1988 को एयरफोर्स में सिपाही के पद पर हुए भर्ती। लोक प्रशासन में किया MA टूरिज्म और PG DCA में डिप्लोमा। 2004 में एयरफोर्स से SNCO के पद से हुए सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त होने के बाद लोक प्रशासन में की MPhil। 2005 में पच्छाद BDC के बजगा वार्ड के पंचायत समिति सदस्य बने। 2007 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा। 2012 में बीजेपी के टिकट पर पहली बार जीता विधानसभा चुनाव। 2017 में फिर विधानसभा का चुनाव जीतकर बने विधायक। 2019 में रिकॉर्ड मतों से जीते लोकसभा चुनाव। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे सुरेश कश्यप। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी।